16वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला कुलीन वर्ग, दूसरा प्रीस्ट यानी चर्च के पादरियों का और तीसरा साधारण जनता का। पहले 2 वर्गों को शक्तियां और विशेष अधिकार प्राप्त थे। इन्हें राजकीय टैक्स की अदायगी नहीं करनी पड़ती थी। टैक्स का पूरा भार तीसरा वर्ग यानी साधारण जनता को ही उठाना पड़ता था। कुल मिलाकर कुलीन युद्ध करते थे, पादरी ईश्वर की पूजा करते थे और जनता टैक्स की अदायगी करती थी। 1715 में लुई 14वें की मौत के बाद उसका पुत्र लुई 15वां फ्रांस के राज सिंहासन पर बैठा। उसके समय में चारों तरफ बेकारी और गरीबी फैलने लगी। राजा राजमहल और शासन के कामों को कर्ज लेकर चलाया जा रहा था। राजकोष खाली हो चुका था। 1789 तक यूरोपीय समाज में कुलीनों और सामंतों के अधिकार असीम थे। राज्य, सेना और चर्च के सभी ऊंचे ऊंचे पदों पर कुलीनों यानी अमीरों और सामंतों का अधिकार था। इन पदों को ऊंची बोली पर नीलाम किया जाता था। जो सबसे ऊंची बोली लगाता था उसे वो पद दे दिया जाता था। राज्य की ज़्यादातर ज़मीन इन्हीं कुलीनों में बटी हुई थी। ये लोग अपनी ज़मींदारी में किसानों से तरह तरह के टैक्स वसूल करते, नजराने और बेगार लेते थे। किसानों को हफ्ते में कई दिन इनकी भूमि बेगार में जोतनी पड़ती थी। कुलीन सामंतों के लिए ज़मीन एक बड़ी शिकारगाह बनी हुई थी। शिकारगाहों में तरह तरह के जंगली जानवर बड़ी संख्या में रहते थे। जंगली जानवर खेतों को नुकसान पहुंचाते रहते थे, लेकिन किसान उन्हें खेतों से भगा नहीं सकते थे। जागीरदारों की टोलियां अपने घोड़ों से किसानों की खड़ी फसलों को रौंदती चली जाती थी। खेत बेचने पर किसानों को खेत की कीमत का 5वां हिस्सा जागीरदार को देना पड़ता था। ये लोग अपनी जागीर में आने वाले माल पर तरह तरह की चुंगियां वसूल करते थे। आय बढ़ाने के लिए इन्होंने आटे की चक्कियां और शराब की भट्टियां खोल रखी थीं। जागीरदारी में रहने वाली जनता को उन्हीं चक्कियों पर आटा पिसवाना और भट्टियों पर शराब बनवानी पड़ती थी। इसके बावजूद ज़्यादातर कुलीनों की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी थी। जुए और शराबखोरी में वे अपनी संपत्ति स्वाहा कर चुके थे, लेकिन विशेष अधिकार मिले होने के कारण इनकी दशा उस समय भी साधारण वर्ग से कहीं अच्छी थी। कुलीनों की तरह पादरियों को भी विशेष अधिकार मिले हुए थे। इन लोगों में भी 2 श्रेणियां थीं। पहली श्रेणी के पादरी कुलीनों और सामंतों की संतान थे। चर्च से इन्हें लाखों रुपए की वार्षिक आय मिलती थी। ये भी कुलीनों की तरह राजसी ठाट बाट से रहते थे। इनका पूरा समय रास रंग में गुजरता था। धार्मिक कार्यों को करने में इनकी कोई रुचि नहीं थी। इतिहासकार हेजन ने लिखा है, चर्च की ज़्यादातर आय देश के 134 बड़े बड़े पादरियों की जेब में जाती थी। कुछ थोड़ी सी आय छोटे छोटे पादरियों में बंट जाती थी, जिनकी संख्या 5 से 6 हजार के बीच थी। स्ट्रॉसबर्ग के पादरी की आय सालाना $3 लाख थी। कुछ पादरियों की आय कम थी, लेकिन फिर भी उन्हें एक साल में $50,000 तो मिल ही जाते थे। बड़े पादरियों में से कुछ ऐसे भी थे जिनका ईश्वर में विश्वास नहीं था। सभी तरह की धार्मिक क्रियाएं दूसरी श्रेणी के पादरियों को करनी पड़ती थी। ये छोटे पादरी होते थे। इन्हें साधारण वर्ग में से चुना जाता था और 25 पाउंड का सालाना वेतन दिया जाता था। कम वेतन के कारण ये लोग भिखारियों जैसी जिंदगी जीते थे। ये संयमी और शिक्षित थे। साधारण वर्ग की तरह ही छोटे छोटे पादरियों में भी सरकारी तंत्र के खिलाफ बहुत ज़्यादा रोष था। इसीलिए क्रांति का आरंभ होने पर इन्होंने साधारण वर्ग का साथ दिया। 85% फ्रांसीसी जनसंख्या साधारण वर्ग की थी। किसानों की जनसंख्या 2 करोड़ से भी ज़्यादा थी। फ्रांस का लगभग पूरा टैक्स इन्हीं से वसूला जाता था। राज्य के अलावा इन्हें चर्च को अपनी उपज के 10वें भाग से 20वें भाग तक धार्मिक टैक्स और जागीरदारों को भी तरह तरह के टैक्स देने पड़ते थे। उन्हें भेंट, टोल टैक्स, नजराना हमेशा कुछ न कुछ देते रहना पड़ता था। इस तरह उनकी आय का 85% से भी ज़्यादा टैक्स के रूप में निकल जाता था। बचे हुए 15% से भी कम में उन्हें अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करना पड़ता था। राजा की आय और राज्य की आय में कोई अंतर नहीं माना जाता था। राजा, राज परिवार के सदस्य, दरबारी और राजा के मुंह लगे दोस्त राजकोष में रुपया आते ही खर्च कर डालते थे। बजट बनाना और आय व्यय का हिसाब रखना कोई नहीं जानता था।
राज्य की पूरी आय राजा, रानी और दरबारियों के रास रंग पर खर्च कर दी जाती थी। राजमहल में राजा की सेवा के लिए 1600 नौकर और महारानी की नौकरी में 500 दासियां थीं। राजा की घुड़साल में 1800 घोड़े और 200 गाड़ियां थीं। राजमहल का सालाना खर्च 12 करोड़ रुपए से ज़्यादा था। राजा और रानी अपने कृपा पात्रों को अपार धनराशि पुरस्कार के रूप में देते रहते थे। इस तरह के भारी फिजूल खर्ची ने राजकोष खाली कर दिया। किसानों को इनकम टैक्स भी देना पड़ता था, जो किसान के घर बार को देखकर लगाया जाता था। इन भारी टैक्स के कारण जनता में राजा और राज्य के प्रति असंतोष बढ़ता जा रहा था। इस असंतोष ने ही आगे चलकर क्रांति का विस्फोट कर डाला। कारीगरों को जितनी कठोर मेहनत करनी पड़ती थी, उतना मेहनताना उन्हें नहीं मिलता था। कठोर नियमों के बने होने की वजह से ये लोग किसी तरह का आंदोलन भी नहीं कर सकते थे। पदाधिकारियों की शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरह के कानून चलते थे। एक नगर में जो बात कानून मानी जाती थी, वही बात पास के किसी दूसरे नगर में गैर कानूनी समझी जाती थी। फ्रांस के अलग अलग शहरों में लगभग 400 तरह के कानून थे। फ्रांस में 17 न्यायालय थे। इनमें से हर न्यायालय में एक रजिस्टर कानून लिखने के लिए होता था। राजा के बनाए कानून इस रजिस्टर में लिखे जाते थे। फ्रांस में राजा की तानाशाही शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। उसकी इच्छा ही कानून बन गई। स्टेट्स जनरल का अधिवेशन पिछले 150 सालों से ज़्यादा समय से नहीं बुलाया गया था। जनसाधारण को किसी तरह के अधिकार प्राप्त नहीं थे। साधारण वर्ग के लोगों को बिना मुकदमा चलाए ही बंदी खाने में बंद कर दिया जाता था। राजा के कृपा पात्रों के पास छपे हुए आदेश पत्र रहते थे, जिनमें वे अपने विरोधी का नाम लिखकर पुलिस चौकी पर दे देते थे। पुलिस उस आदमी को पकड़कर जेल भेज देती थी। देश में ना कोई अपने विचार स्वतंत्रता के साथ प्रकट कर सकता था और ना कोई व्यक्ति भाषण दे सकता था। इसलिए जनता क्रांति के लिए मजबूर हो उठी। फ्रांस पर 60 करोड़ डॉलर का कर्ज था। इसके अलावा 2.5 करोड़ का घाटा बजट में था। इसलिए फ्रांस के दिवालिया बनने में कोई कमी नहीं रह गई थी। लुई ने मजबूर होकर 1787 में राज्य के प्रमुख व्यक्तियों की सभा बुलाई। सभा ने कुलीनों और उच्च पादरियों पर टैक्स लगाए जाने का प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत किया। कुलीनों ने प्रस्ताव टालने की कोशिश की और कहा कि इस प्रस्ताव पर केवल स्टेट्स जनरल ही निर्णय कर सकती है। अब लुई 16वें को स्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाना पड़ा। स्टेट्स जनरल के तीसरे वर्ग के सदस्यों ने परिषद में आते ही क्रांति की बारूद में चिंगारी लगा दी। लुई 16वें और उसकी सरकार ने जनता पर और नए टैक्स लगाने की कोशिश की, लेकिन पेरिस के न्यायालय ने स्पष्ट किया कि नए टैक्स केवल स्टेट्स जनरल ही लगा सकती है। इसलिए राजा को स्टेट्स जनरल को बुलाना पड़ा। उसे बुलाना क्रांति का स्वागत करना ही था। जिस समय अमेरिका में इंग्लैंड के खिलाफ स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भीषण संग्राम हुआ था, तो फ्रांस ने जन धन से अमेरिका की मदद की थी। इसका परिणाम फ्रांस के लिए नुकसानदेह रहा। स्वतंत्रता संग्राम में सहायता देने से फ्रांस की आर्थिक स्थिति और ज़्यादा बिगड़ गई। इसके अलावा जिन सैनिकों ने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था, उन्होंने फ्रांस लौटकर देश की जनता को क्रांति के लिए उकसाना शुरू कर दिया। 1788 में फ्रांस में अकाल पड़ा। जनता भूख की कमी से मरने लगी। जब वर्साय में स्टेट्स जनरल का अधिवेशन चल रहा था, तब वहां पेरिस के भूखे लोगों की भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। उनका मानना था कि राजा ने देश भर का अनाज खरीदकर सरकारी गोदामों में जमा कर लिया है। इसलिए उन्होंने वर्साय के महल को चारों ओर से घेर लिया और राजा, रानी और उसके पुत्र को अपने साथ पेरिस ले गए। राजा के पेरिस पहुंचते ही क्रांति का बिगुल बज गया। 17 जून को पादरी सदन के 12 छोटे पादरी तीसरे सदन के सदस्यों से आकर मिल गए। ये क्रांति का पहला चरण था। तीसरे सदन ने अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं किया। 17 जून को लॉरेन के एक प्रतिनिधि ने प्रस्ताव रखा कि तीसरे सदन को नेशनल असेंबली का नाम रख लेना चाहिए। बहुमत से ये प्रस्ताव पारित हो जाने पर तीसरे सदन के सदस्यों ने
17 जून 1789 को अपने सदन को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। एक और प्रस्ताव में नेशनल असेंबली ने ये निर्णय लिया कि उसकी अनुमति के बिना भविष्य में कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। लुई 16वें ने कुलीनों के प्रभाव में आकर तीसरे सदन के कार्यों में हस्तक्षेप करने और उनको कामकाज ना करने देने की मंशा से सदन के सभा भवन को बंद कर ताले लगवा दिए और पहरेदार सैनिक बिठा दिए। जब 20 जून को तीसरे सदन के सदस्य वहां पहुंचे और सदन बंद देखा, तब उन्होंने पास में ही टेनिस खेलने के मैदान में इकट्ठा होकर अपनी बैठक की और प्रस्ताव पारित किया कि नेशनल असेंबली ये निर्णय करती है कि हम कभी भी अलग नहीं होंगे और जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता तब तक जब भी और जहां भी परिस्थितियों के अनुसार संभव होगा एकत्रित होते रहेंगे। इतिहास में ये टेनिस कोर्ट की शपथ कहलाती है। इन घटनाओं से परेशान होकर राजा लुई 14वें ने स्टेट्स जनरल के तीनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई और भाषण देकर सुधार लागू करने की इच्छा जाहिर की। साथ ही उसने तीनों सदनों को अलग अलग बैठने और विचार विमर्श कर मतदान करने के आदेश दिए। राजा के भाषण के बाद कुलीनों, सामंतों और पादरियों के सदन के सदस्य तो चले गए, पर जनता के प्रतिनिधि सदस्य वहीं बैठे रहे और जब सदन के अधिकारी ने उनको सदन खाली करने को कहा, तब एक नेता मिराबो ने कहा कि हम यहाँ जनता की इच्छा से आए हैं और जब तक हमें बंदूक की गोली से नहीं हटाया जाएगा, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तीनों सदनों की सम्मिलित बैठक 27 जून 1789 को हुई। तीनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन के बाद और तीसरे सदन के दृढ़ निश्चय के बाद सामंत और पादरी सदनों के कई सदस्य तीसरे सदन यानी नेशनल असेंबली में शामिल हो गए। परिस्थिति से विवश होकर राजा लुई ने 27 जून 1789 को तीनों सदनों को एक साथ बैठने और काम करने की अनुमति दे दी। इस तरह नेशनल असेंबली को वैधानिक मान्यता प्राप्त हो गई। ये जनसाधारण और उसके प्रतिनिधियों की विजय और राजा व कुलीन वर्ग की पराजय थी। अब सत्ता राजा के हाथों से निकलकर नेशनल असेंबली के हाथों में आ गई। इस समय नेशनल असेंबली और राजा के बीच अविश्वास और शंका की खाई बढ़ रही थी। इसके साथ ही पेरिस में उपद्रवी, उद्दंड और बेकार लोगों की भीड़ में वृद्धि हो रही थी। उनके द्वारा उपद्रव व विद्रोह की आशंका थी। इस विस्फोटक वातावरण को देखकर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजा ने पेरिस और वर्साय में तथा इन दोनों नगरों को मिलाने वाले रास्ते पर 20,000 जर्मन और स्विस सैनिक नियुक्त कर दिए। इससे ये अफवाह फैल गई कि राजा तीसरे सदन को भंग करके उसके सदस्यों को बंदी बना लेगा। इस पर नेशनल असेंबली ने 8 जुलाई को राजा के पास अपना एक प्रतिनिधिमंडल भेजकर वर्साय में सेना का विरोध किया। इस पर राजा ने इस प्रतिनिधिमंडल को कहा कि यदि वे सेना से डर रहे हैं तो नेशनल असेंबली का अधिवेशन वर्साय की जगह किसी दूसरे स्थान पर कर लें। इससे शंका और संदेह का वातावरण और ज़्यादा गहरा हो गया। दूसरे दिन 9 जुलाई 1789 को नेशनल असेंबली को राष्ट्रीय संविधान सभा घोषित कर दिया गया और इस तरह समूचे देश के लिए संविधान बनाने का काम शुरू हो गया। इसी बीच 11 जुलाई को राजा ने लोकप्रिय वित्त मंत्री नेकर को पद से हटाकर सामंत ब्रेताल को उसके स्थान पर नियुक्त कर दिया। नेकर सुधारों का समर्थक था और वो आर्थिक दुर्व्यवस्था के लिए सुधार करना चाहता था। इस घटना ने लोगों को और भी ज़्यादा भड़का दिया। ऐसे विस्फोटक माहौल में नेताओं के उत्तेजक भाषणों ने स्थिति को और भी ज़्यादा भयावह बना दिया। कैमिल देस्मालिज नामक पत्रकार ने पेरिस में लोगों की भीड़ से अपने भाषण में कहा, हमें एक पल भी गंवाना नहीं चाहिए। मैं अभी वर्साय से आया हूँ। जर्मन सैनिक आकर हमें कत्ल कर देंगे। हमारे लिए केवल एक ही रास्ता है, हथियार। इस पर लोगों की गुस्साई भीड़ हथियारों की खोज में चल पड़ी और उन्होंने पेरिस नगर में हथियारों की दुकान को लूट लिया। पेरिस के पूर्व में कुछ दूरी पर 30 मीटर ऊंची दीवार थी जिसे सन 1383 में बनाया गया था। यहाँ की जेल में बंदियों को रखकर उनको बर्बर अमानवीय यातनाएं दी जाती थीं। इससे ये किला और उसका बंदीगृह अनियंत्रित राजसत्ता और उसके अत्याचारों का प्रतीक बन गया था।
जनता में इस किले के खिलाफ आक्रोश और नफरत थी। उस समय दुर्ग का रक्षक दुर्गपाल गवर्नर जॉर्डन द लॉने था। उसके पास दुर्ग में बंदूकों और बारूद का भंडार था और 127 सुरक्षा सैनिक थे। 14 जुलाई को शस्त्रों की खोज में आई उत्तेजित भीड़ ने बास्तील के किले पर हमला कर दिया। लगभग 2 घंटे की गोलीबारी के बाद द लोने ने आत्मसमर्पण कर दिया। गुस्साई भीड़ ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और वहां बंद अनेक देशभक्तों को आज़ाद कर दिया और हथियारों का भंडार लूट लिया। बास्तीन का पतन जनता की जीत थी। ये घटना राजतंत्र की पराजय और स्वतंत्रता के नए युग का प्रारंभ मानी गई। फ्रांस के देशभक्तों ने इस दिन को स्वतंत्रता के पहले साल का पहला दिन माना। सामंतशाही सामाजिक व्यवस्था की नींव हिल उठी। अब उसके गिरने की औपचारिकता ही बची थी और ये औपचारिकता 4 अगस्त को पूरी हो गई, जब कुलीन वर्ग के विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। बास्तील के पतन के बाद पूरे फ्रांस में क्रांति की लहर फैल गई और पेरिस क्रांतिकारियों की सभी गतिविधियों का केंद्र बन गया। इसके बाद किसानों ने देहातों में सामंतों के गढ़ों को लूटकर विध्वंस मचा दिया। उनके दस्तावेज जला दिए गए, उनकी संपत्ति लूट ली गई और उनकी खेती की जमीन पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया गया। परिणाम स्वरूप कुलीन वर्ग के लोग अपनी जान बचाने के लिए फ्रांस से बाहर भाग गए। राजा लुई 16वें ने खुद पेरिस में क्रांतिकारियों के केंद्र ओतल द बिल में जाकर प्रेरणादायक भाषण सुने। राजा ने क्रांतिकारियों के तिरंगे झंडे को मान्यता दे दी। ये विश्व क्रांति थी जिसने समूची मानव जाति के इतिहास पर गहरी छाप छोड़ी। क्रांति के बाद फ्रांस के लिए लिखित संविधान बनाया गया, जिसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अधिकार और कर्तव्य स्पष्ट किए गए। नागरिकों को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। ये संविधान फ्रांस का ही नहीं बल्कि यूरोप का भी पहला लिखित संविधान था।